खामोश सा अफसाना। एक एहसास था जो दोनों के दिलों में गूंजा, पर जिंदगी में कभी उतर न सका। ये कहानी आधी हकीकत है और आधी कल्पना, पर सच्ची है। अध्याय 1। सबाथू की वह शाम। सबाथू हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित एक छोटा और सुंदर कस्बा है। यह समुद्र तल से लगभग 1439 मीटर 4721 फीट की ऊंचाई पर बसा है। सबाथू एक पुरानी ब्रिटिश छावनी है जो 19वीं सदी से अस्तित्व में है। यहां अब भी भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट का एक बेस है। सबाथू की वादियां उस दिन कुछ अलग ही रंगों में रंगी थीं। शाम का हल्का कुहासा, पाइन के पेड़ों से छनकर आती ठंडी हवा और पहाड़ों पर उतरती सुनहरी धूप, सब कुछ जैसे किसी भूली हुई स्मृति को जगा रहे थे। माधव मजूमदार, जो आज काम से कुछ जल्दी लौट आया था, अपने अस्थायी निवास कर्नल प्रदीप राय चौधरी के पुराने लेकिन बेहद खूबसूरत बंगले की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक अनकही सी खुशबू महसूस कर रहा था। यह घर अब उसका ठिकाना था, 2 साल के लिए। मगर उस दिन की शाम कुछ तो अलग था। एक नमी सी थी हवाओं में और एक कहानी सी तैर रही थी उस खामोशी में, जो सुनाई तो नहीं देती थी पर महसूस जरूर होती थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए माधव की चाल थोड़ी धीमी पड़ गई थी, जैसे वह हर कदम के साथ उस शाम की खामोशी को भीतर खींच रहा हो। ऊपर पहुंचकर जब वह अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वह जगह एक बार फिर उसकी सांसों को थाम लेने वाली लगी। वह कमरा जो उसका अस्थायी ठिकाना था, किसी पुरानी अंग्रेजी हवेली का सपना लगता था। गोल घेरा लिए वह कक्ष जैसे किसी इतिहास की परछाई हो, जहां हर दीवार पर ब्रिटिश काल की जर्जर मगर खूबसूरत ऑनियल पेंटिंग्स टंगी थीं, जिनमें पुराने जमाने के रईसों की कहानियां छिपी थीं। कमरे की हर दीवार पर लगी कांच की विशाल फ्रेंच खिड़कियां किसी फ्रेम की तरह सबाथू को बांध रही थीं। इन खिड़कियों से पहाड़ियों की गोद में बसा हर रंग, हर ध्वनि, हर एहसास कमरे के भीतर उतर आता था। यह कमरा एक दृश्य नहीं, जैसे एक भाव था, जहां माधव अपनी सोच को शब्दों में ढालने बैठा करता था। नहाकर माधव ने घर के आरामदायक कपड़े पहन लिए थे और अब वह कमरे की एक बड़ी सी खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर का नजारा देख रहा था। सामने लॉन में कर्नल प्रदीप राय चौधरी अपने 6 पालतू कुत्तों के साथ टहल रहे थे। उन कुत्तों में 2 जर्मन शेफर्ड, 2 ग्रेट डेन और 2 जर्मन डोबरमन थे। हर एक उसकी छाया की तरह पूरे अनुशासन में चलते। कर्नल राय चौधरी की पत्नी का निधन आज से लगभग 9 साल पहले हो गया था। उनकी एक बेटी थी जो अब कनाडा में सेटल हो चुकी थी और वहां डॉक्टर के रूप में कार्यरत थी। उनका बेटा जो गोरखा रेजिमेंट में था, देश की रक्षा करते हुए पीओके में शहीद हो गया था। अब कर्नल केवल अपने इन वफादार पालतू कुत्तों के साथ रहते थे, जिन्हें वह संतान जैसा प्यार देते थे। किसी नए व्यक्ति को अपने निजी जीवन में घुसने देना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वह एकांत प्रिय और अनुशासन के पक्के थे। शायद इसीलिए जब मेजर कुंदौरी बरुआ ने माधव मजूमदार के लिए उनके घर में ठहरने की सिफारिश की तो कर्नल ने पहले तो साफ मना कर दिया। लेकिन जब उन्होंने पहली बार माधव को देखा, न जाने उनके भीतर क्या बदल गया। बिना कोई सवाल किए उन्होंने अपने बंगले का सबसे सुंदर कमरा माधव को रहने के लिए दे दिया। शायद कभी-कभी दिल तर्क से ज्यादा समझदार होता है। माधव अक्सर कोशिश करता कि किसी तरह कर्नल राय चौधरी के अकेलेपन को बांट सके, शायद इसलिए भी कि खुद माधव का जीवन भी अकेलेपन से भरा हुआ था। उसके परिवार में अब बस एक छोटी बहन थी जो ऑस्ट्रेलिया में अपने ऑफिशियल प्रोजेक्ट पर गई थी। अब तो जैसे उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया था। पिछले 5 सालों में शुभोभिता, माधव की बहन, सिर्फ फोन पर ही उससे बात करती थी। वही संवाद, वही दूरी, वही चुप्पियां। माधव के जीवन में कई साल पहले एक लड़की थी जिससे वह बेहद प्यार करता था, पर उसे तब पता नहीं था कि उसका प्यार एक तरफा था। वह लड़की सपनों में आसमान को छूना चाहती थी, ऊंचाइयों की ख्वाहिश थी उसे। और एक दिन उसने जमीन पर चलने वाले माधव का हाथ छोड़ दिया और एक ऐसे राजकुमार के साथ चली गई जो ऊंचे महलों में रहता था। उस दिन के बाद से माधव को प्यार शब्द से ही डर लगने लगा। उसे लगता था कि वह फिर से किसी अधूरे रिश्ते में न फंस जाए। हालांकि कभी-कभी दिल के किसी कोने में
प्रेम की कोमल हलचलें फिर से जागती थीं, लेकिन फिर वही डर घेर लेता था, कहीं फिर से अधूरी कहानी न रह जाए। उस लड़की के धोखे ने माधव को भीतर तक तोड़ दिया था और उस दिन के बाद उसने मन ही मन एक प्रण लिया था, अब वो भी खूब पैसा कमाएगा, इतना कि उसके पास अपार संपत्ति होगी, लेकिन जब विवाह करेगा तो किसी ऐसी लड़की से करेगा जो उसके धन से नहीं, केवल उसके व्यक्तित्व से प्रेम करेगी। और तब से आज तक माधव ने अपने सपनों को एक एक कर साकार कर लिया था। अब वह एक सफल कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। उसकी कंपनी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी काम कर रही थी। ओमान में एक पेट्रोल रिफाइनरी के फर्नेस टॉवर का निर्माण कार्य चल रहा था और भारत में सबाथू में गोरखा रेजिमेंट के क्वार्टर्स का। माधव हर महीने एक बार ओमान जाता था, लेकिन उसे अपने भारत से बाहर किसी भी देश में 4 दिन से ज्यादा ठहरने की इच्छा नहीं होती थी। शायद जड़ें कहीं और थीं। आज शाम कुछ अलग थी। खिड़की के उस पार घिरते बादलों और हवा में नमी के साथ जैसे अतीत की कोई परछाई लौट आई थी। माधव की आंखें उस बीते समय में खो गईं जब वो मुंबई की सड़कों पर अपनी प्यारी मोटरसाइकिल पर उस लड़की को पीछे बैठाकर घुमाता था। उनके साथ बिताए हर लम्हे की गूंज उसके भीतर फिर से सुनाई देने लगी थी। उसकी यह भावनात्मक तंद्रा तब टूटी जब कर्नल राय चौधरी की आवाज आई, माधव नीचे आओ, सो गए क्या? माधव ने चौंक कर खिड़की से बाहर देखा। अब रात हो चुकी थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और बारिश की बूंदों से बगीचे में गुलाब की पंखुड़ियां बिखर गई थीं। दूर पहाड़ियों पर बिजली एक क्षण के लिए उजास बिखेर रही थी। वह जल्दी से नीचे ड्राइंग रूम में पहुंचा। वहां कर्नल राजसी ठाठ में एक आरामदायक सोफे पर बैठे थे। उन्होंने हाफ पैंट और सफेद टी शर्ट पहन रखी थी। एक हाथ में सिगार था और दूसरे में शराब का गिलास। मौसम की इस गरजती शाम का वो अपना ही अंदाज में आनंद ले रहे थे। माधव कुछ कहना चाहता था, मगर कर्नल साहब ने उसकी बात शुरू होने से पहले ही कह दिया, माधव, तुम अपने लिए अनार का जूस बना लो और मेरे लिए चिकन रोस्ट तैयार कर दो। माधव ने बिना कुछ कहे चुपचाप उनकी बात मान ली, पर मन ही मन वह सोचता रहा, उसे कर्नल साहब को जाने अब 3 महीने हो चुके हैं। हर रात की तरह आज भी कर्नल साहब शराब पीते हैं और जब नशा चढ़ जाता है तो वे माधव को अपने बेटे के नाम से पुकारते हैं। कई बार उसका मन होता है कि कर्नल को शराब न पीने दे, पर उनके सख्त और कठोर रवैये से वह डरता है। वह चुप रह जाता है। माधव ने आज तक न शराब को छुआ न सिगरेट को। उसके घर में भी उसके पापा ने कभी शराब नहीं पी। यहां तक कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जब हजारों दोस्तों ने उसे उकसाया, तब भी वह अडिग रहा। हर रोज की तरह आज भी उसने अपने लिए जूस का एक गिलास बनाया और कर्नल के पास जाकर बैठ गया। उसका दिल चाहा कि वह कर्नल से कह दे, मैं भी आपको अपने पिता जैसा ही मानता हूं, उतना ही सम्मान और प्यार करता हूं, लेकिन वह कह नहीं पाया। माधव के पिता को गुजरे 15 साल हो चुके हैं, फिर भी हर रात वह उन्हें अपने सपनों में देखता है और शायद इसीलिए कर्नल में उसे अपने पिता की परछाई दिखाई देती है। मगर कर्नल साहब उसे कुछ कहने ही नहीं देते। वे खुद ही बोलते रहते हैं, बीते कल की कहानियां, अपने दौर की वीरता, अपने बेटे की यादें। उस रात जब कर्नल साहब गहरी नींद में चले गए, माधव धीरे से अपने कमरे में आया। खिड़की के पास रखी मेज पर बैठकर उसने लैपटॉप खोला और कहानी लिखने की कोशिश करने लगा। शायद उसी कहानी की जो हर रोज उसके भीतर जीती है मगर कभी पूरी नहीं हो पाती। माधव एक 38 वर्षीय पुरुष था, ऐसा पुरुष जिसने आज तक किसी स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया था। उसके जीवन में प्रेम या विवाह की कोई कहानी नहीं थी, बस अधूरी इच्छाओं का एक मूक सिलसिला था। कभी कभी जब वह दुर्गा पूजा के उत्सव में सज धज कर आई हुई महिलाओं को देखता जो अपने पतियों के साथ मिलकर पूजा में शामिल होती थीं, तो उसके भीतर भी एक हल्का सा अरमान जागता, काश उसकी भी कोई पत्नी होती जो सजी धजी साड़ी पहनकर पूजा मंडप में मां दुर्गा के सामने दीप जलाती। परंतु ये कल्पनाएं ज्यादा देर टिकती नहीं थीं। हर बार जब वह ऐसे किसी दृश्य में अपने लिए कोई कहानी रचना चाहता, कोई स्मृति, कोई हकीकत या कोई आहट उसकी कल्पना की डोरी तोड़ देती थी। आज भी वह अपने आगामी उपन्यास की कहानी की शुरुआत किसी ऐसे ही भावुक दृश्य से करने की सोच रहा था।
कि तभी अचानक उसके विचारों का क्रम टूट गया। बंगले के बाहर अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज उठीं। आवाज इतनी तेज थी कि खिड़की के बाहर तक से जंगली कुत्तों के रुदन की ध्वनि सुनाई देने लगी, जैसे कोई भयावह आहट उनके आसपास मंडरा रही हो। माधव ने मेज से उठते हुए खिड़की के पास जाकर झांका। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली की चमक पूरे आकाश को चीर रही थी। उसी चमक में उसने देखा एक लड़की पूरी तरह भीगी हुई, कांपते हुए शरीर के साथ बंगले के लोहे के फाटक के बाहर खड़ी थी। वह अकेली थी और उसकी आंखें उसी बंगले की ओर देख रही थीं। लड़की कुछ देर तक उसी जगह खड़ी रही, जैसे किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो। फिर उसने धीरे से लोहे का गेट खोला और अंदर प्रवेश किया। बारिश अब भी तेज थी और उसका सारा बदन पूरी तरह भीग चुका था। उसने खिड़की पर खड़े माधव को देख लिया था, शायद उसी की ओर बढ़ रही थी। तेज बारिश के कारण आज घर का चौकीदार भी शायद अपने क्वार्टर में दुबका पड़ा था। पूरे घर में केवल 5 ही लोग थे, कर्नल प्रदीप राय चौधरी, माधव और 3 नौकर, और सबसे वफादार साथी कर्नल साहब के 6 पालतू कुत्ते। आमतौर पर ये कुत्ते किसी अजनबी की गंध मिलते ही सतर्क हो जाते थे। पूरे घर में किसी प्रशिक्षित सैनिक की तरह निगरानी रखते थे, हमेशा सजग और सतर्क। लेकिन आज रात न जाने क्या हुआ था, जैसे वो भी इस रात की रहस्यमय शांति के प्रभाव में आ गए हों। सबके सब कर्नल के कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे, मानो कई रातों से सोए ही न हों। माधव की आंखें अब उस रहस्यमय लड़की पर टिकी थीं, जो धीरे धीरे उस अजीब सी खामोशी को चीरती हुई घर की ओर बढ़ रही थी। जब तक वह लड़की मुख्य द्वार तक पहुंची, तब तक माधव भी दरवाजे पर पहुंच चुका था। उसने जानबूझकर दरवाजा खुद खोल दिया, इससे पहले कि वह लड़की डोरबेल बजाए, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि घर में किसी को कोई खलल पहुंचे। लड़की अब ठीक माधव के सामने खड़ी थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कर्नल के कमरे से कुत्तों की हलचल सुनाई दी। 6 पालतू कुत्ते दौड़ते हुए दरवाजे तक आ गए। उन्होंने उस लड़की को देखा और भौंकने लगे। वे उसकी ओर 2 कदम बढ़ते, लेकिन फिर किसी अनजाने भय से 4 कदम पीछे हट जाते। घर के भीतर हल्का अंधेरा था, लेकिन बाहर आसमान में चमकती बिजली की रोशनी में वह लड़की कुछ रहस्यमयी सी प्रतीत हो रही थी। उसके भीगे हुए बाल, कांपता हुआ शरीर और उसकी निगाहों में एक गहरा अबूझ सन्नाटा था, मानो वह किसी और ही दुनिया से आई हो। माधव स्तब्ध खड़ा था। न जाने क्या था उस लड़की की मौजूदगी में, एक रहस्य, एक कहानी या कोई भूला हुआ अधूरा अफसाना जो दरवाजे पर फिर से जीवित हो उठा था। माधव कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन लड़की ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में हल्की कंपी थी और हर शब्द जैसे भीगते मौसम की तरह नम सा लग रहा था। मैं यहाँ सनसेट पॉइंट देखने आई थी और सूरज ढल जाने के बाद भी आसमान में बिखरी लालिमा को देर तक निहारती रही। फिर अचानक जोर की बारिश शुरू हो गई। मैंने कुछ देर वहीं रुककर इंतजार किया कि शायद बारिश थम जाए, लेकिन पिछले 2 घंटे से लगातार बरस रही है। जब कार की ओर लौटी तो देखा कि कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। तब मैंने यहाँ इस बंगले में रोशनी देखी तो हिम्मत करके चली आई। बाहर बहुत डर लग रहा था। अगर आप इजाजत दें तो मैं यहीं बरामदे में रुक जाऊं, जब तक बारिश थमे या सुबह हो जाए। वह बोली और उसकी आवाज मानो आसमान की गरजती गूंज में भी खोने वाली सी लगी। माधव ने कुछ क्षण उसे देखा, भीगी हुई, थकी हुई, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वह बोला, मैडम, आप यहां अकेली आई हैं घूमने? आपके साथ कोई नहीं है? वैसे भी सबाथू कोई प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नहीं है। यहां सूरज डूबने के बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। उसकी बातों में चिंता थी और शायद कहीं न कहीं एक अनकही जिम्मेदारी भी जाग उठी थी। माधव ने उस लड़की को घर के भीतर आने दिया। अब दोनों ड्राइंग रूम में खड़े थे। लड़की के भीगे हुए कपड़ों से पानी टपक रहा था और लकड़ी के फर्श पर गिरती बूंदें मानो ओस की चमकदार बूंदों की तरह चमक रही थीं। कुत्ते वापस कर्नल साहब के कमरे में लौट गए थे और लड़की खुद को गर्म करने के लिए फायरप्लेस के पास जाकर खड़ी हो गई। माधव ने उसकी हालत देखते हुए रसोई में काम कर रही नौकरानी निर्मला को आवाज दी।
निर्मला अधेड़ उम्र की महिला थी, सदा साफ सुथरी और घर को चमकाते रहने वाली। उसकी चाल ढाल और स्वभाव में एक व्यावसायिक अनुशासन झलकता था। जैसे ही उसने माधव की आवाज सुनी, वह तुरंत ड्राइंग रूम में चली आई। लेकिन उसने लड़की की तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसका सारा ध्यान बस माधव पर केंद्रित था। वह चुपचाप खड़ी रही और उसकी बातों को ध्यान से सुनती रही, मानो किसी अदृश्य संदेश को समझने की कोशिश कर रही हो। उस पल में लड़की की कंपकंपाहट, लकड़ी की खुशबू, बारिश की गूंज और आग की धीमी गर्माहट सभी मिलकर कमरे को एक रहस्यमय और गूढ़ सन्नाटे में लपेटे हुए थे। मौसी, क्या घर में किसी लड़की के पहनने लायक कोई कपड़ा है? फिर जैसे कुछ याद आया और वो खुद ही रुक गया। अरे, मैं तो इनसे नाम पूछना ही भूल गया। वो मुड़ा और धीरे से उस लड़की से पूछा, आपका नाम? लड़की ने संकोच के साथ कहा, शिप्रा। अब माधव ने दोबारा मौसी की ओर देखा और कहा, मौसी, शिप्रा पूरी तरह भीग चुकी हैं। उनके लिए कुछ सूखे कपड़े निकाल दीजिए, नहीं तो इन्हें सर्दी लग जाएगी। निर्मला मौसी थोड़ी हैरान सी हुई। उन्होंने शिप्रा को एकटक देखा, फिर बिना कोई उत्तर दिए, जैसे किसी अनकहे डर से चुपचाप वापस चली गईं। माधव मुस्कुराया और शिप्रा की ओर मुड़ते हुए बोला, निर्मला, मौसी थोड़ी पुरानी हो गई हैं। शायद उन्हें अब ठीक से दिखाई और सुनाई नहीं देता। खैर, कोई बात नहीं, तुम मेरे कमरे में चलो। मेरे पास एक सूती कुर्ता और धोती है। भले ही लड़कियों का नहीं है, पर गीले कपड़ों से तो बेहतर ही होगा। इतना कहकर माधव कमरे की ओर मुड़ गया और शिप्रा कुछ झिझकती हुई चुपचाप उसके पीछे चल दी। बाहर अब भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन भीतर एक अनकही कहानी जैसे धीरे धीरे आकार ले रही थी। कमरे में आते ही माधव ने शिप्रा को उसके कपड़े थमा दिए। बिना कुछ कहे शिप्रा कपड़े लेकर दूसरे कमरे में चली गई। कुछ ही देर में वो बदलकर वापस लौटी। माधव ने सोफे की ओर इशारा करते हुए उसे बैठने को कहा, पर शिप्रा चुपचाप खिड़की की ओर बढ़ गई। वो जाकर वहीं खड़ी हो गई, जैसे बाहर झांकते हुए अपने भीतर की उथल पुथल को संभालने की कोशिश कर रही हो। माधव आरामदायक कुर्सी पर बैठ चुका था। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा की हल्की चमक थी। उसने शिप्रा की ओर देखा और धीमे स्वर में सवाल करने लगा, तुम सबाटू में कहाँ ठहरी हो? किसके यहां? क्योंकि यहां तो कोई होटल है नहीं, बस कुछ होमस्टे ही हैं। वैसे तुम्हें सबाटू के बारे में पता कैसे चला? ये कोई प्रसिद्ध पर्यटक स्थल तो नहीं है? फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उसने अगला सवाल जोड़ दिया, और हां, कितने दिनों के लिए आई हो यहां? शिप्रा अब भी खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर फैली खामोशी बता रही थी कि इन सवालों ने उसे कहीं भीतर छू लिया था। शिप्रा की खामोशी कुछ कह रही थी, या शायद बहुत कुछ छुपा रही थी। माधव ने उसकी गुमसुम आंखों को देखा और धीरे से पूछा, तुम कहीं खोई हुई लग रही हो? क्या सोच रही हो? फिर थोड़ी रुककर अपने बारे में बताते हुए बोला, वैसे मेरा नाम माधव है। मैं यहां कैंटोनमेंट एरिया में क्वार्टर्स बनवाने आया हूं। पर शिप्रा ने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी निगाहें अब भी खिड़की के उस पार कहीं अटकी थीं, जैसे वहां कोई पुरानी स्मृति झूल रही हो। कमरे में एक अजीब सी नीरवता फैल गई थी। माधव चुपचाप बैठा रहा, पर उसकी आंखें शिप्रा के चेहरे के बदलते भावों को पढ़ती रहीं, मानो वह शब्दों से ज्यादा उस खामोशी में छिपी कहानी को समझने की कोशिश कर रहा हो। इन घने पहाड़ों के बीच, जहां हवा भी किसी पुरानी लोरी की तरह धीमे धीमे बहती है, मैं एक साधारण किसान के घर में ठहरी हूं। शहर की भागदौड़ और गाड़ियों के शोरगुल से दूर यहां सिर्फ सन्नाटा बोलता है, और वही सन्नाटा मुझे कहानी लिखने की प्रेरणा देता है। इस नीरवता में कुछ ऐसा है जो शब्दों को खुद ब खुद पन्नों पर उतरने देता है। उस किसान का घर भले ही आकार में किसी आलीशान बंगले जितना न हो, पर वहां के लोगों का दिल इतना बड़ा है कि उसमें कोई दीवारें नहीं हैं, न मन की न भावनाओं की। वे सीधे साधे लोग हैं, जिनके चेहरों पर मुस्कान बस यूं ही रहती है, बिना किसी बनावट के। शायद उनकी यही सच्चाई, यही खुलापन उन्हें हर हाल में खुश रखता है। उनके भीतर कोई छिपा हुआ दुख या रहस्य नहीं होता, और यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। मैं इस पहाड़ी कस्बे सबातू में यूं ही नहीं ठहरी हूं। जब तक कुछ चेहरों के पीछे छुपी असलियत और कुछ दिलों में दफन वो पुराने अनकहे राज्य रोशनी में नहीं आ जाते, मेरी राह यही है।
यहाँ की खामोशी के पीछे कुछ अनकहे सवाल हैं, और जब तक मैं उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लेती, मेरा सफर अधूरा है। शिप्रा की बातों में जैसे कोई जादू घुला था। उसके शब्द माधव के दिल में सीधे उतरते चले गए। वो एक क्षण के लिए ठिठका, फिर जैसे दिल की बात जुबान पर आ ही गई। अगर ये तुम्हारी कहानी की पंक्तियां हैं, उसने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, तो मैं मानता हूं कि तुम्हारी लेखनी में कोई अलौकिक आकर्षण है। वर्षों से मैं ऐसी ही कहानियां लिखना चाहता रहा हूं जो न सिर्फ पढ़ी जाए बल्कि महसूस की जाए। मुझे भी सिखा दो शिप्रा, वो शब्दों की जादूगरी, क्योंकि शब्दों में ताकत तो होती है, मगर उन्हें कैसे पिरोया जाए, यही असली जादू है जो तुम्हें आता है। उसके स्वर में विनम्रता थी और आंखों में एक लेखक का अधूरा सपना। जब तक मेरी कहानी पूरी नहीं हो जाती, मेरी मंजिल यही है, ये शांत पहाड़ी इलाका सभातू। मैं यहीं रहूंगी, हर उस शब्द को ढूंढने के लिए जो मेरी कहानी को मुकम्मल करे। और अगर तुम भी इस दरमियान यहीं रुके रहे, तो शायद तुम्हारे भीतर भी वो सृजन जाग उठे, शब्दों को महसूस करने और उन्हें पन्नों पर उतारने की कला। कौन जाने, तुम्हारे हाथों से भी कोई ऐसी कहानी जन्म ले जो किसी और दिल को छू जाए, ठीक वैसे ही जैसे शब्दों ने तुम्हारा दिल आज छुआ है। ठीक है, ये तो और भी अच्छा हुआ, माधव मुस्कुराते हुए बोला। मैं अब यहां सबाथू में 2 साल और रहूंगा। तब तक न सिर्फ तुम्हारी कहानी पूरी हो जाएगी, बल्कि शायद मैं भी तुम्हारे जैसे शब्दों की जादू सीख जाऊं। उसने शिप्रा की ओर देखा, फिर अचानक उसकी चिंता भरी आंखों को पढ़ते हुए कहा, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। चलो देखते हैं कि निर्मला मौसी अभी जाग रही हैं या नहीं। अगर नहीं तो मैं ही तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगा। वे दोनों वापस ड्राइंग रूम में लौटे और फिर धीरे धीरे चलकर मौसी के क्वार्टर तक पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था और अंदर मौसी के पति जाग रहे थे। माधव ने धीरे से पूछा, मौसी सो गईं क्या? उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, हां, पर लगता है उन्हें किसी चीज से डर लग रहा है। सोते सोते कुछ बड़बड़ा रही हैं, बार बार कह रही हैं, वो आ गई, वो आ गई, वो साहब को ले जाएगी। माधव का चेहरा गंभीर हो गया। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उनसे मिला था, उसने चौंकते हुए कहा। वो तो बिल्कुल ठीक थीं, अचानक क्या देख लिया उन्होंने? तबीयत तो ठीक है ना? कहीं हमें उन्हें आर्मी हॉस्पिटल तो नहीं ले जाना चाहिए? मौसी के पति ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, वो बहुत डरपोक हैं, जरा सी बात में घबरा जाती है। उम्र भी हो चली है और जब से प्रफुल्ल बाबा का निधन हुआ है तब से उनका डर और बढ़ गया है। हर रात जैसे कुछ न कुछ उनके सपनों में आ जाता है। बात अधूरी थी, लेकिन हवा में अजीब सी बेचैनी घुल चुकी थी। माधव ने बूढ़े नौकर की ओर देखकर संयमित स्वर में कहा, अगर मौसी की तबीयत बिगड़े या उन्हें ज्यादा डर लगे तो मुझे तुरंत बुला लेना। मैं यहीं हूं, जाग रहा हूं। उन्हें कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल ले जाऊंगा, घबराना मत, सब ठीक रहेगा। इतना कहकर वह वापस ड्राइंग रूम में लौटा। शिप्रा अब भी वहीं थी, चिंतन में डूबी हुई। मौसी शायद किसी बात से डर गई हैं, माधव ने कहा। वो अभी सो रही हैं, चलो मैं ही तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूं। बताओ क्या खाओगी? शिप्रा ने उसकी ओर देखा, आंखों में अजीब सी गहराई थी। फिर शांत स्वर में बोली, माधव जी, डर उन्हें लगता है जिन्होंने कोई गलती की हो, किसी के साथ कुछ बुरा किया हो, किसी की जिंदगी को तोड़ा हो, जिनके दिल में कोई राज छिपा हो, या जो सच से मुंह मोड़ते हैं। लेकिन जो कुछ छिपाते नहीं, जिनका दिल साफ होता है, उन्हें डर नहीं लगता, कभी नहीं। उसकी बातों में एक ऐसा सन्नाटा था जो रात की नमी से भी ज्यादा गहरा था। माधव चुपचाप उसे देखता रह गया, जैसे शब्दों के उस सांचे में कोई पुराना घाव ढल रहा हो। चलो आओ रसोई में चलते हैं, माधव ने मुस्कुराते हुए कहा। खाना बनाते बनाते कुछ बातें भी हो जाएंगी। शिप्रा ने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया और दोनों धीरे धीरे चलते हुए रसोई की ओर बढ़े। वह रसोई किसी छोटे मोटे रेस्तरां से कम नहीं थी, बड़ी, साफ सुथरी और आधुनिकता से लैस। दीवारों पर लकड़ी के फिनिशिंग वाले कैबिनेट, चमकदार काउंटर और एक चमचमाता इलेक्ट्रिक चूल्हा उनकी आंखों को भा गया। माधव ने सब्जियां काटते हुए फिर से बातचीत शुरू की। शिप्रा, उसने कहा, तुमने ठीक कहा कि डर उन्हें लगता है जो अपने भीतर कुछ छिपाए होते हैं, पर जहां तक मैं निर्मला मौसी और उनके पति को जानता हूं, वे कुछ भी नहीं छुपाते।
वो बहुत ही सीधे और साधारण लोग हैं। तुम शायद उन्हें करीब से नहीं जानती हो, इसीलिए तुम्हें उनका बर्ताव अजीब लगता है। मौसी तो बस थोड़ी सख्त लगती हैं, लेकिन अंदर से बेहद नेकदिल हैं। वो सब्जियां कढ़ाई में डालता गया और फिर कहा, मैं तुम्हारे लिए अंडा भुर्जी बना देता हूं। रोटियां तो मौसी ने शायद पहले ही बना ली होंगी, उन्हें सुबह कुत्तों को खिलाना होता है ना। थोड़ी देर रुककर उसने शिप्रा की ओर देखा और पूछा, वैसे तुम हो कहां से, क्या पढ़ाई की है और आगे क्या करना चाहती हो? रसोई की महक में अब सिर्फ मसालों की नहीं, एक नई बातचीत की शुरुआत की भी खुशबू घुलने लगी थी। माधव ने तवे पर पिघलते मक्खन में अंडों की खुशबू को बिखरने दिया, जैसे किसी स्मृति की महक जो धीरे धीरे कमरे को भर देती है। चाकू की नोक से सब्जियों को काटते हुए उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। भुर्जी तैयार हुई, सुनहरी, सुगंधित, और उसने उसे रोटियों के संग एक प्लेट में परोसकर शिप्रा के सामने रख दिया। शिप्रा ने बिना कुछ कहे पहला निवाला मुंह में रखा और जैसे ही मसालों की गर्माहट और अंडों की नरमी उसकी जुबान को छूती है, उसके होंठों से एक अनायास मुस्कान फिसल पड़ी। तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, वह बोली, जैसे तारीफ के साथ कोई भूली बिसरी धुन सुनाई दी हो। कभी मेरे हाथ का भी खाना खाना। उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा, मैं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ, वहीं पली बढ़ी, जहाँ रेलवे की पटरियां किसी पुराने गीत की तरह दिल में उतर जाती हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से संगीत में डिग्री ली है मैंने। शब्दों और सुरों से रिश्ता है मेरा। माधव ने भीतर ही भीतर उस राग को महसूस किया, मगर मौन रह गया, जैसे कोई गीत सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुना जाता है। अभी बातों की रोटी आधी ही बनी थी कि द्वार पर दस्तक हुई। निर्मला मौसी के पति थके से चेहरे और घबराई आंखों के साथ बोले, देखिए बाबू साहब, मौसी कुछ अजीब कह रही हैं, वो लौट आई है, वो उसे मार देगी। माफी मांगना चाहती है किसी से, पर किससे हमें नहीं पता। माधव का दिल धड़क उठा। कुछ था जो सांसों में छुपा बैठा था, अब बाहर आने को आतुर था। वह बिना समय गंवाए बूढ़े नौकर के साथ मौसी के क्वार्टर की ओर भागा। वहां जो दृश्य था वह किसी भयावह सपने से कम न था। मौसी के बाल उलझे, आंखों में डर का समंदर, और वह खुद को ही नोचती जा रही थीं, जैसे किसी अदृश्य डर ने उनका होश छीन लिया हो। माधव ने कांपते हाथों से उन्हें सहारा दिया, उन्हें जिप्सी तक लाया और चाबी लेने अपने कमरे की ओर दौड़ा। कमरे में शिप्रा अब अपनी सूख चुकी गुलाबी सलवार में खड़ी थी, शांत किंतु सजीव, जैसे किसी तूफान से पहले की नीरवता। तुम भी चलो, माधव ने कहा। उसकी आवाज में आग्रह नहीं, जरूरत थी। शिप्रा चुपचाप उसकी ओर बढ़ी, बिना किसी प्रश्न, बिना किसी हिचक के, जैसे वह जानती हो कि उसकी उपस्थिति अब मौसी के लिए जरूरी है। सुबह के धुंधलके में जब घड़ी ने 3:30 का आलस भरा वक्त दिखाया, उनकी जिप्सी कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल सुबाथू पहुंची, जहां भय, रहस्य और अतीत की परछाइयां पहले से इंतजार कर रही थीं। रास्ते भर निर्मला मौसी शिप्रा से हाथ जोड़ती रहीं, माफी मांगती रहीं, जैसे वह कोई पुराना अपराध बिसरा नहीं पा रही हों, जैसे शिप्रा कोई ऐसा चेहरा हो जो उनके अंधकार में जलती एक अंतिम उम्मीद की ज्योति है। शिप्रा मौन रही, पर उसकी आंखों में कुछ कांपा, जैसे किसी पहेली का पहला टुकड़ा चुपचाप अपनी जगह पर आ गया हो। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें, ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।